हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 5th लेने वाले हैं, जो कि आरआरबी, डीएसएसबी, नॉर्सेट, ग्रुप 5, स्टाफ नर्स, सीएचओ, एम्स और बाकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा जो 31 क्वेश्चन है वह क्लास 4-3 में प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ से आगे जो 32 है वहाँ से क्वेश्चन आगे दिए जा रहे हैं, जिसमें 32 क्वेश्चन है। एक 60 वर्षीय पुरुष मरीज को 1 महीने से मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। वर्तमान में कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए ज्ञान सेशन में है। यह कौन सा प्रिवेंशन माना जाता है? इसका राइट आंसर है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है या टर्सरी प्रिवेंशन है। तो इसका राइट आंसर है टर्सरी प्रिवेंशन। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। टर्सरी प्रिवेंशन इसीलिए कहा गया है इसे क्योंकि जो पेशेंट है उसे पहले इन्फेक्शन हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद में वह रिहैबिलिटेशन के लिए ज्ञान सेशन में है। जो रिहैबिलिटेशन वाली कंडीशन होती है उसे टर्सरी में किया जाता है, इसीलिए यह टर्सरी प्रिवेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट है, एक मरीज को क्राउच वॉकिंग बैसाखी से घूमना सीखने के लिए निम्न में से कौन से लर्निंग डोमेन की आवश्यकता है? एक मरीज है जिसे चलना फिरना नहीं हो रहा है, उसे एक नर्स बैसाखी के सहारे से घुमाने को सिखा रही है। यह कौन से प्रकार की लर्निंग डोमेन की आवश्यकता है? इसमें एक्टिव डोमेन है या साइको मोटर डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, नन ऑफ द अबव है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है साइकोमोटर डोमेन, यह लर्निंग डोमेन की आवश्यकता उस पेशेंट को है जो कि उसे नर्स बैसाखी से घूमना सिखा रही है। नेक्स्ट है, एक 27 वर्षीय लड़के के कान में नर्स ड्रॉप डालती है। 7 वर्ष के लड़के के कान में नर्स ड्रॉप डालती है, इंस्टॉलेशन करती है। नर्स मरीज के कान को कैसे पकड़ेंगी? नर्स मरीज के कान को बाहर की ओर से पकड़ेगी, पीछे बैकवर्ड से पकड़ेगी, ऊपर और बाहर की ओर से पकड़ेगी या ऊपर और पीछे की ओर? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है, जिसमें जो नर्स है वह उस बच्चे के कान को ऊपर की ओर पकड़ेगी और बाहर की ओर खींचेगी। अपवर्ड एंड आउटवर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेडिसिन देते समय मरीज का कहना है कि उसे याद नहीं कि यह मेडिसिन उसने कभी ली हो। इसके लिए उपयुक्त नर्सिंग प्रक्रिया क्या होंगी? जो पेशेंट है उसका कहना है कि उससे याद ही नहीं है कि उसने पहले दवाई ली है या नहीं ली है, तब नर्स क्या एक्शन लेने वाली है? जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, उसे मेडिसिन देना है कि मरीज की बातों को रिकॉर्ड करना है, मरीज के आदेश को फिर से सत्यापित करना है या फिजिशियन को सूचना देना है। इसका राइट आंसर है, मरीज के
जो आदेश है उन्हें फिर से सत्यापित करना है या उसकी बात को में सहमत रहना है। मरीज के आदेश को फिर से सत्यापित करना है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है समग्र देखभाल करने के लिए संदर्भित करता है। फर्स्ट है बीमारी, आत्मिक और वातावरण सहयोग में, मरीज की भावना में, मरीज और उसके परिवार, मन शरीर आत्मा में, पेशी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। इसका राइट आंसर है मरीज और उसके परिवार का मन शरीर आत्मा में। समग्र देखभाल, सब पूरी देखभाल जो परिवार होता है मरीज के, उनके मन शरीर और आत्मा से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट है मरीज को निम्न में से किस बीमारी की अवस्था में कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी से आराम मिलता है। फर्स्ट है अल्सर से, क्रोनिक दर्द और अर्थराइटिस से, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से या डायबिटीज़ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो जीर्ण क्रोनिक, जो लंबे समय से दर्द में है, अर्थराइटिस है, जिन्हें हड्डियों में दर्द होता है, उन मरीज की किसी भी बीमारी की अवस्था में उन्हें थेरेपी देने से आराम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है मरीज की मृत्यु होने पर अंग दान के लिए किसकी रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट होती है, जिसमें फर्स्ट है विशेषतः या स्पेशल शिक्षित कर्मियों की, नर्स जो मरीज की देखभाल करती है, परिवार का डॉक्टर की, कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, जिसमें इसका राइट आंसर है विशेषतः शिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। जो भी मरीज की मृत्यु होने के बाद में उसका अंग दान करना है या ऑर्गन डोनेट करना है, तो इसमें जो स्पेशल एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनकी जो रिक्वेस्ट होती है उसे अप्रोप्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है एक बेहोश व्यक्ति को ओरल डोज देते समय कौन सी महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है। फर्स्ट है माउथ केयर के लिए आदेशित घोल का उपयोग करना, आकांक्षा को रोकना, कृत्रिम दांतों को देखना, हर पारी में मौखिक देखभाल करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकांक्षा को रोकना। नेक्स्ट है मरीज जो लंबे समय से धूम्रपान करता है उसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होंगी। जो भी मरीज है वह लंबे समय से स्मोकिंग करता है, उसमें होने वाली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है। फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर होता है, कार्डियोपल्मोनरी बीमारी और फेफड़ों का कैंसर होता है, टेंशन सहित रोग होते हैं, डायबिटीज़ और मोटापा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोपल्मोनरी बीमारी और फेफड़े का कैंसर, क्योंकि जो स्मोक है वह सबसे ज़्यादा फेफड़े या लंग्स पर जाकर अटैक करता है, जिसमें टीबी जैसे घातक बीमारियां भी हो सकती है, कार्डियक पल्मोनरी डिसीज़ हो सकती है, लंग्स कैंसर होने की संभावना भी होती है, या यह मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नर्स द्वारा आकलन करने पर मरीज ऑक्सीजन स्टेटस के साथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बताता है। इसमें एक लक्षण है या एक सिम्टम्स है जो कि मरीज नर्स है उसे मरीज के ऑक्सीजन स्टेटस के साथ में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया
को भी नोट करता है। सांस का फूलना बढ़ना और गतिविधि सहिष्णुता का बढ़ना होता है। सांस का फूलना बढ़ना और गतिविधि सहिष्णुता का कम होना होता है। सांस का फूलना कम होना और गतिविधि सहिष्णुता का बढ़ना। सांस का फूलना कम होना और गतिविधि सहिष्णुता का कम होना। तब इसका राइट आंसर है सांस का फूलना बढ़ना। जैसे सांस फूलती है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और गतिविधि जो उसकी गतिविधि होती है शरीर की वह कम हो जाती है। जब शरीर के अंदर आयरन की कमी होती है तो बॉडी ऐसे मतलब ढीली सी पड़ जाती है, जिससे वह हिल डुल नहीं सकती है, वह ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है, जिससे सांस का फूलना बढ़ना होता है और गतिविधि सहिष्णुता कम होना है, जो बताता है कि मरीज में ऑक्सीजन स्टेटस बढ़ रहा है और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है या आयरन डिफिशियंसी है मरीज के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पॉइजनिंग हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और फंक्शनल एनीमिया उत्पन्न करता है? इसमें फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग या आर्सेनिक पॉइजनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और फंक्शनल एनीमिया उत्पन्न करता है। जो यह पॉइजनिंग होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होता है, यह बंध जाता है जिससे कि फंक्शनल एनीमिया उत्पन्न हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है, एक बच्चा जिसे बुखार है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि उसमें चयापचय आवश्यकता बढ़ना होता है, शर्करा स्तर या ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होता है, कम होता है, पेशेंट इज लेस एक्टिव, उसकी जो सक्रिय एक्टिविटी है वह कम हो जाती है, मरीज ज़्यादा क्रियाशील होता है या पेशेंट इज़ मोर अलर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज़ फर्स्ट, मेटाबॉलिक नीड्स इंक्रीज होती है क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसे बुखार होने पर चयापचय आवश्यकता उसकी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ती है क्योंकि उसकी चयापचय या खाने की तीव्र इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज में एबीजी या एयर ब्लड गैसेस प्रदर्शित करता है, कितना है? पीएच है 7.25, पीएसीओ है 237 mm of Hg, PaCO 292 mm of Hg और HCO3 है 18। यह प्रयोगशाला की रिपोर्ट किस बीमारी को संकेत देती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस को देती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को देती है, श्वसनीय एसिडोसिस को देती है, ये श्वसनीय एल्कलोसिस को संकेत देती है। यह किस बीमारी की रिपोर्ट है? इसमें इसका राइट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें अपन पीएच जो होता है 7.25 यही बता देता है कि यह एसिडोसिस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है, एक मरीज फ्रूसेमाइड थेरेपी पर है और उसकी शिकायत है कि उसे मसल्स वीकनेस है। निम्न में से कौन सी प्रयोगशाला जांच एक नर्स सबसे पहले करेगी? जिसमें फर्स्ट है सीरम ग्लूकोज, सीरम पोटेशियम, सीरम एल्बुमिन, सीरम सोडियम। इसका राइट आंसर है सीरम पोटेशियम। जो भी मरीज है फ्रूसेमाइड की दवाई ले रहा है, जिसमें उसकी जो शिकायत होती है, फ्रूसेमाइड लेने पर ही पेशेंट को मसल्स वीकनेस होती है, जिसमें हम सीरम पोटेशियम की जो है
प्रयोगशाला विधि या प्रयोगशाला जांच करते हैं सीरम पोटेशियम लेवल को सबसे पहले मेज़रमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मरीज को आहार में सोडियम लेने की मनाही होती है? फर्स्ट है, मरीज जिसे फ्रैक्चर हुआ हो या पेशेंट विथ फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर वाले पेशेंट है उसे सोडियम लेने की मनाही होती है। पेशेंट विथ हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को सोडियम की मनाही होती है। ये पेशेंट विथ गैस्ट्रो एंटेस्टाइटिस या जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन होता है उनका जो इन्फ्लामेशन होता है उस पेशेंट को सोडियम लेने की मनाही होती है। पेशेंट विथ इन्फ्लामेटरी डिसीज़, जैसे सूजन की कोई भी बीमारी हो उसमें पेशेंट को सोडियम लेने की मनाही होती है। तब इसका राइट आंसर है जो पेशेंट हार्ट फेलियर वाला हो, हार्ट फेलियर या हृदयपात मरीज हो उसे सोडियम की मनाही होती है, या यह जो मरीज होता है उसे सोडियम नहीं दिया जाता है। इसे एनएस ड्रिप प्रोवाइड नहीं की जाती, नहीं लगाई जाती है। बाकी जो फ्रैक्चर वाले हैं इसे सोडियम भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेशेंट को भी लेना चाहिए और इन्फ्लामेटरी डिसीज़ जो भी होते हैं उन्हें सोडियम की भरपूर मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट है, मरीज को पसीना, उल्टी, दस्त होने पर निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बदलते हैं? अगर मरीज को स्वेटिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है या फिर उन्हें डायरिया हो चुका है तब उसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट देते हैं? सोडियम देते हैं, पोटेशियम देते हैं, कैल्शियम देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं। तब इसका राइट आंसर रहता है सोडियम। जो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम इलेक्ट्रोलाइट होता है वह पसीना, उल्टी, दस्त अगर यह ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसे सोडियम दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंडीशन है जिसमें मरीज को सबसे ज़्यादा खतरा हाइपोकैल्सीमिया होने का है? गुर्दे की विसफलता या रीनल फेलियर, अपेंडाइटिस, एक्यूट पेनक्रियाटिस या कार्डियोमायोपैथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो एक्यूट पेनक्रियाटिस होते हैं उसमें मरीज को सबसे ज़्यादा हाइपरकैल्सीमिया होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, एक वृद्ध व्यक्ति को लंबे समय से सेडेटिव, नींद की गोलियां और हिप्नोटिक सम्मोहन की दवा लेने से होता है। अगर कोई मरीज को लंबे समय से सेडेटिव या हिप्नोटिक की दवा देते हैं तो उस मरीज में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? सिर दर्द और जी घबराना होता है, चेतना के स्तर में बदलाव होता है, या डिप्रेशन एंड एंजाइटी होती है, या स्लीप डिस्टर्बेंसन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उस मरीज की जो नींद होती है वह कभी पूरी नहीं हो पाती है, उसमें डिस्टर्बेंसन होता है। नेक्स्ट है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है, साइन है, सिम्टम है, या डिसीज़ है, या सिंड्रोम है। यह एक प्रकार का साइन होता है जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वह साइन होता है और जो सब्जेक्टिव होता है वह सिम्टम्स होता है जो कि शरीर में शो होता है। और ऑब्जेक्टिव जो पेशेंट हमें बताता है, जैसे कि हमें पेशेंट बोलता है मुझे बुखार है, यह एक प्रकार का साइन होता है जो पेशेंट बताता है, जो हम ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। जैसे मरीज को उल्टी हो रही है तो वह मरीज बताता भी है
और हम उसे ऑब्जर्व भी करते हैं कि हाँ इन्हें उल्टी हो रही, तो वह एक प्रकार का साइन होता है। और सिम्टम्स शो नहीं होते हैं जो उसे वह ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि सब्जेक्टिव है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका इसमें ऑब्जेक्टिव है और इसमें सब्जेक्टिव है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है सिम्टम्स, यह हमने अभी बताया था। यह एक प्रकार का सब्जेक्टिव डाटा होता है जिसमें जो मरीज होता है वह अपने जो लक्षण होते हैं उसे दिखाते हैं, या सिम्टम्स होते हैं वह जो फिजिशियन होता है उसे दिखाते हैं और वह उसे नोट करते हैं। नेक्स्ट है विविड। सामान्यतः किस तरह की नींद के दौरान होती है? जो विविड ड्रीमिंग होती है वह किस प्रकार की नींद होती है? NREM नींद स्टेज 2 होती है, NREM नींद स्टेज 4 होती है, या REM नींद होती है, या ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम NREM टू REM नींद होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। NREM नींद स्टेज 4 होती है। नेक्स्ट है एक मरीज जो कि ओपियोइड एडिक्ट है की देखभाल कर रही है, वह किस प्रकार या वह किस प्राथमिकता के आधार पर देखभाल करती है? मरीज की परेशानी उभारना, या ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% देना, श्वसन दर 20 बीट पर मिनट होती है, स्केल ऑफ 0 to 100 पर दर्द का स्कोर 50 हो तब करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मरीज की परेशानी को देखकर उसकी देखभाल करती है। जो पेशेंट होता है उसकी जो भी परेशानी होती है उसको देखकर जो नर्स है वह ओपियोइड एडिक्ट करती है या उसकी देखभाल करती है। नेक्स्ट है एक मरीज जो कि मौखिक पैरासीटामोल या ओरल पैरासीटामोल की 2 गोली हर 3 घंटे में लेता है, तो मरीज हेतु प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या होंगी? मरीज एक दर्द का स्तर, मरीज का तापमान, या दैनिक डोज की मात्रा, रक्तस्राव का खतरा। इसमें हमें नर्सिंग क्रिया में जो दैनिक डोज की मात्रा होती है उसे मेंटेन किया जाता है या तो फिर उसे नोट किया जाता है। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वह अमाउंट ऑफ डेली डोज के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है वह पोषण जो टिश्यू रिपेयर में सहायक होते हैं उसे कहा जाता है। फर्स्ट है फैट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड विटामिन, फोर्थ कार्बोहाइड्रेट। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वह टिश्यू रिपेयर में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है वह पोषक जो वुंड हीलिंग प्रोसेस में सहायक होते हैं उसे फर्स्ट है वसा, सेकंड विटामिन, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, सी नहीं होगा, यहाँ बी आंसर है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वह वुंड हीलिंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप है जो एस्पायरेशन के खतरे को कम करता है जबकि मरीज को खाना निगलने में परेशानी होती है। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मरीज को कुर्सी पर सीधा बैठाना, मरीज को खाना खाने के अंत में केवल द्रव देना, मरीज को मुलायम खाना देना, खाना खाने के बाद 45 मिनट तक मरीज को लेटने के लिए हिदायत देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मरीज को कुर्सी पर सीधा बैठाना या हाई फाउलर्स पोजीशन जो होती है मरीज को वह देना चाहिए जिससे कि एनजी ट्यूब या खाना खिलाने के बाद में जो पेशेंट है वह उस खाना को स्प्रिट ना कर सके, इसीलिए उसे हाई फाउलर्स पोजीशन या मरीज को कुर्सी पर सीधा बैठाकर खाना खिलाना चाहिए। सेकंड है नेक्स्ट है, एक 35 वर्षीय एक बुजुर्ग को एयर एम्बोलिस हो गया है, तब वह सेंट्रल वेनस कैथेटर द्वारा आहार ले रहा था। निम्न में से तुरंत नर्सिंग एक्शन होंगे। मरीज के बेड पर सिर 90 डिग्री उठाना है, फिजिशियन को तुरंत बताना है, मरीज को बाईलेटरल स्थिति प्रदान करना है, मरीज को वात्सल्य मैन्योर करने की हिदायत देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरीज को बाईलेटरल स्थिति प्रदान करना होता है। जब मरीज सेंट्रल वेनस कैथेटर द्वारा आहार ले रहा हो तब उसे लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है ताकि जो एम्बुलेंस है या जो वेन के अंदर क्लॉट्स है या एयर बबल्स जो भी होते हैं वह या जो एयर बबल है वह ज़्यादा ग्रो ना करे, पूरी बॉडी में सर्कुलेट ना हो, इसीलिए उसे लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है, नई एनजी ट्यूब की स्थिति जानने के लिए मुख्यतः सही विधि क्या है, या तो फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब डाला है, नोज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला है, तो आप कैसे पता लगाऊंगी कि वह राइट डला हुआ है या नहीं। स्थिति जानने के लिए एक्सरे का आदेश देना है, उसे एक्सरे करवाने के लिए कहना है, पेट की गैस्ट्रिक सामग्री के रंग को देखना है या उसे एस्पिरेट करके उसका जो गैस्ट्रिक मटेरियल है उसके रंग को देखना है, पेट की गैस्ट्रिक सामग्री का पीएच टेस्ट करवाना है, उसका पीएच टेस्ट करवाना होगा, या ट्यूब में हवा डालने पर पेट के ऊपर परिश्रवण करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भी एनजी ट्यूब डला है उसके अंदर हवा डालना है या हवा डालकर उसके पेट के ऊपर कान रखकर या फिर स्टेथोस्कोप रखकर उसे सुनना है कि जो भी अपना एनजी ट्यूब है वह सही स्थान पर पहुंचा है या नहीं। अगर उसमें से बड़बड़ की आवाज़ आती है तो समझ लेते हैं या मान लेते हैं कि एनजी ट्यूब सही जगह डला हुआ है। नेक्स्ट है, एक मरीज को यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी की शिकायत है, वह साफ असत्र मूत्र दुधिया है, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकती है, उसे सिस्टिक्स है या सिस्टाइटिस है, डायूरिया है, पेशाब में जलन और दर्द हो रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या हीमेचूरिया, मूत्र में खून का आना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो वेजाइनल होता है उसमें
इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे कि जो पेशेंट होता है उसकी यूरिनरी बार बार आती है, मात्रा में उसकी कम होती है और वह दूधिया या फिर वाइटिस होती है, जिससे सिस्टाइटिस कहा जाता है। यह विजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, यह हो जाने से इस प्रकार की डिसीज कंडीशन होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। यह थी हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 5th, जो कि RRB DSSB नॉर्थ सेट ग्रुप 5 स्टाफ नर्स CHO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। थैंक यू, बाय बाय।